people laughed. Few people cried. Most people were silent. Now I am become death, the destroyer of worlds. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 16 जुलाई सन 1945 सुबह के करीब 5:30 बजे अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट के रेगिस्तान में एक बम धमाका होता है। लेकिन ये कोई आम बम धमाका नहीं था। ये पहली बार था कि एक न्यूक्लियर बम को टेस्ट किया जा रहा था। इस न्यूक्लियर टेस्ट को कोड नेम दिया जाता है ट्रिनिटी, और इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। इस बम धमाके को देखकर ओपनहाइमर हैरान रह जाते हैं। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था इस एक्सप्लोजन का साइज होगा अराउंड 0.3 किलोटन ऑफ टीएनटी, लेकिन ये ब्लास्ट इससे 50 गुना ज्यादा खतरनाक था, 15 to 20 किलोटन ऑफ टीएनटी। इस धमाके से इतनी गर्मी निकली कि वहां पर मौजूद एक स्टील टावर वेपोरेट हो गया। इसकी शॉकवेव तकरीबन 160 किलोमीटर दूर तक फील करी गई, और धमाके से निकला मशरूम क्लाउड तकरीबन 12 किलोमीटर ऊपर गया आसमान पर। ये सब देखकर ओपनहाइमर इतने हैरान हो जाते हैं कि उनके मुंह से सिर्फ एक ही जुमला निकला, Now I am become death, the destroyer of worlds. एक बात बताता चलूं, एक मूवी आ रही है क्रिस्टोफर नोलन की। क्या थी इनकी कहानी, कैसे इन्होंने एक न्यूक्लियर बम को डेवलप किया, क्या ओपनहाइमर एक हीरो थे या विलन थे, और उनको कैसा लगा ये जानकर कि उनकी क्रिएशन की वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जान चली गई। जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर को फादर ऑफ एटॉमिक बम भी कहा जाता है। ये उस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे जिसने दुनिया का पहला न्यूक्लियर हथियार बनाया। कहानी इनके बचपन से शुरू होती है। इनकी पैदाइश साल 1904 न्यूयॉर्क में हुई, और इनका ताल्लुक जर्मन जूइश फैमिली से था, और बचपन से ही इन्हें चाइल्ड जीनियस माना जाता था। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही हाई लेवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने, मिनरलॉजी की बहुत नॉलेज थी। इस पढ़ाई की बेस पे सिर्फ 2 साल बाद ही इन्हें न्यूयॉर्क मिनरलॉजिकल क्लब ने लेक्चर के लिए बुलाया था, विच इज क्वाइट रिमार्केबल। सन 1922 में जब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए तो इन्होंने 4 साल की डिग्री सिर्फ 3 साल में ही कंप्लीट कर ली। अपनी क्लास में ये टॉपर थे। केमिस्ट्री में इन्होंने टॉप किया, और बहुत सारे सब्जेक्ट में इनको नॉलेज थी। फिजिक्स, फिलॉसफी, लिटरेचर और कई ऐसे सब्जेक्ट में से हार्वर्ड में इनको सिर्फ यही रियलाइज हुआ कि फिजिक्स इनका पैशनेबल सब्जेक्ट है। आगे चल के सन 1927 में सिर्फ 23 साल की उम्र में ही ये पीएचडी कर देते हैं। लेकिन इस जीनियस के पीछे छुपी एक डार्क साइड भी थी। इनके दोस्तों का कहना था कि ओपनहाइमर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स का शिकार थे। वो एक बदतरीन चेन स्मोकर थे और डिप्रेशन के भी मरीज थे। एक वक्त पर उन्होंने अपने भाई से कहा था कि आई नीड फिजिक्स मोर देन फ्रेंड। इनका फोकस सिर्फ पढ़ाई में था, बाकी दुनिया में क्या चल रहा है इनके बारे में ज्यादा खबर नहीं रखते थे। अर्ली 1930s में जब हिटलर का राइज देखने को मिलता है जर्मनी में, हिटलर की दहशत को देखकर बहुत सारे जर्मनी साइंटिस्ट जर्मन को छोड़ के अमेरिका भाग रहे, जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन समेत कई बड़े नाम शामिल थे। क्योंकि
ओपनहाइमर जर्मन जूइश फैमिली से बिलोंग करते थे। जूइश पे जब जुल्म होते देखा तो ओपनहाइमर ने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। सन 1939 में हिटलर पोलैंड को इन्वेड करता है और यहाँ से शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 की बिगिनिंग। वॉर शुरू होने से एक महीना पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिकन स्टेट के नाम, जिसमें वार्निंग दी गई थी कि हिटलर न्यूक्लियर वेपन पे काम कर रहा है और मुमकिन है कि वो खतरनाक बम बनाने में कामयाब हो जाए। अमेरिका ने इस लेटर को इंतहाई सीरियस लिया और फौरन ही एक एडवाइजरी कमेटी बना साइंटिस्ट और मिलिट्री ऑफिसर की एक टीम बनाई गई, जिनका सिर्फ ये काम था कि वो यूरेनियम की पोटेंशियल पर रिसर्च करे। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक मैसेज भेजा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को और ये इजहार किया कि दोनों मुल्कों को मिलकर एटॉमिक डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए। इस बात को 2 ही महीने गुजरे होंगे। 7 दिसंबर 1941 जापान हमला कर देता है पर्ल हार्बर पर और अमेरिका की ऑफिशियली एंट्री हो जाती है वर्ल्ड वॉर 2 में। A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. अमेरिका $2.2 बिलियन खर्च कर देता है सिर्फ इस एक मिशन के ऊपर। अमेरिकन प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ओपनहाइमर को बतौर एटॉमिक बम डिजाइनर लीडर के तौर पर अपॉइंट किया। इस मिशन को अंडर कवर रखने के लिए एक सीक्रेट लोकेशन डिसाइड की जाती है और उस जगह पे पूरा शहर बसाया जाता है और उस शहर का नाम द सीक्रेट सिटी रखा जाता है। हजारों साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को इस सिटी में लाया जाता है और उनका सिर्फ एक काम था कि यूरेनियम 238 से 235 बनाया जाए। प्लान ये था कि ये काम 4 डिफरेंट तरीकों से किया जाए। इन चारों को टेस्ट करने के बाद सिर्फ 2 में ही कुछ हद तक कामयाबी हासिल हुई, गैसियस फ्यूजन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक और सीक्रेट लोकेशन की जरूरत थी जहां पर ये बम टेस्ट किया जा सके और ओपनहाइमर इस सीक्रेट लोकेशन से वाकिफ थे। एक ऐसी जगह जहां ओपनहाइमर ने अपनी गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय करी थी, खूबसूरत पहाड़ों से घिरा न्यू मैक्सिको सिटी का पिकोस वैली। अभी तक ये पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ थ्योरी पर ही बेस्ड था। अब प्रूफ ये करना था कि ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली कितना फिजिबल साबित होता है। 2 दिसंबर 1942 साइंटिस्ट एनरिको फर्मी ने एक कामयाब पहला एक्सपेरिमेंट किया। इस प्रोजेक्ट का एक मिलिट्री ऑफिसर जनरल ग्रूव्स, जो कि इस मिशन का हेड था, ओपनहाइमर से काफी मुतासिर था। कुछ मिलिट्री ऑफिसर की मुखालफत के बावजूद ओपनहाइमर को जनरल ग्रूव की पूरी सपोर्ट हासिल थी और आखिरकार ओपनहाइमर को इस पूरे प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया जाता है। अमेरिका इस वक्त 2 बम की तैयारी कर रहा था। पहला बम जो यूरेनियम 235 पर बेस कर रहा था, जिसका नाम लिटिल बॉय रखा गया था। इस बम का मैकेनिज्म बेसिकली एक गन टाइप डिजाइन, जिसमें 2 यूरेनियम 235 के मासेस लिए जाते हैं जो सब क्रिटिकल है, क्रिटिकल वैल्यू से कम है। इन्हें तेजी से एक दूसरे से कंबाइन किया जाता है। इस कॉम्बिनेशन से क्रिटिकल
क्रिटिकल मास रीच हो जाता है और एक फ्यूजन रिएक्शन देखने को मिलती है जिससे धमाका। दूसरा बम प्लूटोनियम बम था जो कि प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल कर रहा था और इसका नाम द फैट मैन रखा गया था। इसके डिजाइन में बहुत मुश्किलात पेश आई और इसका डिजाइन वो गन टाइप डिजाइन नहीं आजमाया जा सकता था और क्रिटिकल मास पहुंचने से पहले ही फ्यूजन रिएक्शन खत्म हो जाता। बहरहाल ओपेनहाइमर का मानना था कि इसको टेस्ट आउट करना बहुत जरूरी, लेकिन जनरल ब्रूक इस बात से राजी ही नहीं थे। उनका कहना था कि प्लूटोनियम इतनी तादाद में प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, लेकिन ओपेनहाइमर के जोर के बाद जनरल ब्रूक इसके टेस्ट आउट करने पे राजी हो गए। और फिर होता है दोस्तों द ट्रिनिटी टेस्ट। इसमें करीब 13 पाउंड प्लूटोनियम मौजूद था और इसको एक स्टील टावर की मदद से मिड एयर में लटका दिया जाता है। 16 जुलाई सन 1945 सुबह के 5:30 बजे इस बम का टेस्ट किया गया और जैसे कि मैं बता चुका हूं ओपेनहाइमर की कई एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पावरफुल ये बम निकला और जिस टावर पे था ये वो पूरा का पूरा टावर इस बम से वेपोरेट हो गया। बम धमाके के बाद एक रेडियो एक्टिव ग्रीन कलर ग्लास की फॉर्मेशन होती है। इस धमाके के बाद ओपेनहाइमर के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली थी, Now I am become death, the destroyer of worlds. इस ट्रिनिटी टेस्ट को 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि 6 अगस्त 1945 लिटिल बॉय बम को हिरोशिमा पर गिरा दिया जाता है। 3 दिन बाद फैट बॉय बम को नागासाकी पर भी गिरा दिया गया। हिरोशिमा पर गिराए गए बम पर खुशी का इजहार किया और ये कहा कि काश ये बम हिटलर पर इस्तेमाल किया जाता। और जब नागासाकी पे बम गिराया गया तो ओपेनहाइमर शॉक में रहे। 17 अगस्त सन 1945 को ये खुद वॉशिंगटन में गए सेक्रेटरी ऑफ वॉर से मिलने, अपने हाथ से लेटर लिख के खुद हाथ से लेटर दिया और सीधा सीधा कहा कि मैं न्यूक्लियर हथियारों पर बैन लगाना चाहता हूं। उन्हें इतना भारी रिग्रेट फील हुआ कि उन्होंने ये क्या कर दिया। हिरोशिमा पर गिराया गया पहला बम ओपेनहाइमर नेसेसरी एरर मानते थे, लेकिन अब उन्हें डर लगने लगा कि फ्यूचर में इसका क्या होगा। आने वाले वक्त में अलग अलग कंट्री इस टेक्नोलॉजी को किस तरह इस्तेमाल करें। नागासाकी पर गिराए गए बम के 2 महीने के बाद ओपेनहाइमर को मौका मिलता है अमेरिकन प्रेसिडेंट से मुलाकात करने का। अमेरिकन प्रेसिडेंट की मुलाकात में ओपेनहाइमर ने उनके सीधे मुंह पे बोल दिया आई हैव ब्लड इन माय हैंड। और ये सुनकर अमेरिकन प्रेसिडेंट इतने गुस्से में आ गए कि उनको गालियां देने लगे और सिक्योरिटी इंचार्ज को बुलाया और उनसे कहा कि इस ओपेनहाइमर को यहाँ से ले जाओ, मैं जिंदगी में कभी इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। ओपेनहाइमर आगे चलकर यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ काम करते हैं। ऐसे और न्यूक्लियर अटैक को रोकने के लिए वो चाहते थे कि न्यूक्लियर वेपन पर कंट्रोल किया जाए। सन 1949 में अमेरिकन प्रेसिडेंट इस कमीशन को अप्रोच करते हैं और ये आइडिया रखते हैं कि हमें हाइड्रोजन बम को क्रिएट करना चाहिए, लेकिन ओपेनहाइमर साफ साफ उनके मुंह पे इसको रिजेक्शन कर देता है और इसको मना कर देता है। लेकिन इस मुखालफत का कोई फायदा नहीं होता। अमेरिका आगे जाके एक हाइड्रोजन बम डेवलप करने में कामयाब हो जाता है। एडवर्ड टेलर वो आदमी था जिन्होंने हाइड्रोजन बम को बनाने में मदद करी।
और उन्हें फादर ऑफ हाइड्रोजन बम भी कहा जाता है। ओपेनहाइमर अपनी रेजिस्टेंस की वजह से अपनी नौकरी ही खो बैठते हैं और अपनी बची हुई जिंदगी पढ़ाने में गुजार देते हैं और दुनिया भर में जाकर लेक्चर देते। वो 3 मर्तबा नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किए गए, लेकिन एक बार भी जीत ना सके। 1965 में थ्रोट कैंसर की वजह से सिर्फ 62 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। उनका थ्रोट कैंसर दुनिया के लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं था, बिकॉज ही वॉज द टेरिबल चेन स्मोकर। इन मौजूदा हालात में 9 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद। यूएसए, रशिया, चाइना, इजराइल, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, यूके और फ्रांस। लेकिन इत्मीनान बख्श बात यह है कि पिछले 80 सालों में इन न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये थी ओपेनहाइमर की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए मुझे इजाजत। अल्लाह।